जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम नेशनल असम्बली ऑफ़ पाकिस्तान की बात कर रहे थे। उसमें हमने नेशनल असम्बली ऑफ़ पाकिस्तान की कंपोजिशन को देखा, उसके ड्यूरेशन को देखा और मोड ऑफ़ इलेक्शन ऑन जनरल सीट, मोड ऑफ़ इलेक्शन ऑन द रिजर्व्ड सीट्स फॉर वुमेन, फॉर माइनॉरिटीज़, उसको देखा और एलोकेशन ऑफ़ सीट्स फॉर द प्रोविंसेस उसको देखा। एलिजिबिलिटी ऑफ़ वोटिंग उसको हमने डिस्कस किया और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर है उसमें हम आर्टिकल 53 से स्टार्ट करते हैं, जो कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की एलिजिबिलिटी, उसके ऑफिस की टर्म्स एंड कंडीशंस और उसकी पावर्स को डील करता है। तो इसको हम देखते हैं जी कि इसका सब आर्टिकल 1 है 53 का, that states that after a general election the National Assembly shall at its first meeting and to the exclusion of any other business elect from amongst its members a speaker and a deputy speaker, and so often as the office of speaker or deputy speaker becomes vacant the assembly shall elect another member as speaker or as the case may be deputy speaker. तो जनरल इलेक्शंस के बाद जब नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान की पहली मीटिंग जो कॉल होगी, पहला जो इसका इजलास कॉल होगा, इसमें सबसे पहला जो बिज़नेस इस नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान का होगा वो ये होगा कि ये अपने मेंबर्स में से किसी एक शख्स को बाय मींस ऑफ वोटिंग जो है वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो है वो इलेक्ट करेगी। दिस इज़ द फर्स्ट बिजनेस ऑफ द नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान आफ्टर एवरी जनरल इलेक्शंस। और जैसे ही स्पीकर या डिप्टी स्पीकर में से किसी एक का ऑफिस जो है वो वेकेंट होता है ड्यू टू द डेथ ऑफ एनी ऑफ देम, ड्यू टू द impeachment of any of them, removal of any of them, or any other reason of same kind, then another member from amongst the members of the parliament, he or she will be appointed as a speaker or deputy speaker of the National Assembly of Pakistan. So again the elections will be held in the National Assembly of Pakistan. Sub-article 2, before entering upon office, a member elected as speaker or deputy speaker shall make before the National Assembly oath in the form set out in the third schedule. जी, oath जो है वो administer करवाया जाएगा। Article sub 3, when the office of speaker is vacant or the speaker is absent or is unable to perform his functions due to any cause, the deputy speaker shall act as speaker, and if at that time the deputy speaker is also absent or is unable to act as speaker due to any other cause, any cause such member as may be determined. तो स्पीकर की गैर मौजूदगी में जो है उसकी एब्सेंस, वो आउट ऑफ कंट्री किसी मीटिंग में है या ही और शी कैन नॉट अटेंड द मीटिंग ऑफ द नेशनल असेंबली ड्यू टू इलनेस और ड्यू टू एनी अदर काइंड, एनी अदर रीज़न ऑफ सेम काइंड, तो उस सूरत में डिप्टी स्पीकर जो है ही और शी विल प्रिजाइड द मीटिंग ऑफ द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। उन दोनों की गैर मौजूदगी में थर्ड शेड्यूल में जो प्रोसीजर मेंशन किया गया है उसको फॉलो करते हुए किसी मेंबर को टेम्परेरीली जो है वो ये ड्यूटी जो है वो असाइन की जाएगी कि वो हाउस को कंडक्ट करें। सब आर्टिकल 4 एज द स्पीकर और द डिप्टी स्पीकर शैल not preside at a meeting of the assembly when a resolution for his removal from office is being considered. जब एक स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ कोई रेजोल्यूशन मूव हुई है या मूव किए जाने का ख्याल है मेंबर्स के दरमियान, उस पर कंसेंसस डेवलप हो रहा है, तो ऐसी सूरत में वो डिप्टी या वो जो डिप्टी स्पीकर है वो उस इजलास की जो है वो सदारत एज सच जो है वो नहीं करेगा। The speaker may by writing under his hand address to the president resign to his office. स्पीकर अगर रिज़ाइन करना चाहता है तो उसका रिज़ाइन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को जाएगा। इसी तरह डिप्टी स्पीकर अगर रिज़ाइन करना चाहें तो उनका रेजिग्नेशन जो है वो स्पीकर को जाएगा और वही इसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे। सब आर्टिकल 7 एज द ऑफिस ऑफ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर शैल बिकम वेकेंट if he resigns his office, he ceases to be a member of the assembly or he is removed from office by a resolution of the assembly of which not less than 7 days notice has been given and which is passed by the votes of the majority of the total membership of the assembly. तीन सूरतों में जो स्पीकर है उसका ऑफिस जो है वो वेकेंट कंसीडर होगा। नंबर 1, अगर वो खुद से रिज़ाइन कर दे अपने ऑफिस से। नंबर 2, अगर उसको रिमूव कर दिया जाए by bringing a resolution in the National Assembly of Pakistan of which 7 days notice shall be given to all the concerned parties
and after that voting will be held, and if the simple majority voted in favor of the removal of the speaker or deputy speaker of the National Assembly of Pakistan, then he or she shall stand removed from his office. और नंबर 3 ये कि उसकी कोई डिस्क्वालिफिकेशन हो जाए किसी भी ग्राउंड पे जिसकी वजह से वो नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान का मेंबर ही ना रहे, तो ऐसी सूरत में वो स्पीकर के ओहदे से भी जो है वो रिमूव कंसीडर होगा. When the National Assembly is dissolved, the Speaker shall continue his office till the person elected to fill the office of by the next Assembly. तो अगर नेशनल असम्बली जो है वो डिज़ोल्व होती है तो ऐसी सूरत में जो स्पीकर है वो अपना ऑफिस जो है उसको कंटिन्यू करेगा जब तक कि नई असम्बली कॉन्स्टिट्यूट होके अपना स्पीकर, नया स्पीकर जो है वो बाय मींस ऑफ इलेक्शन इलेक्ट नहीं कर लेती. तो जी ये बातचीत होगी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन, उसकी रिमूवल, उसकी क्वालिफ़िकेशन और उसकी पावर्स और फंक्शंस के बारे में. उसके बाद हम डिस्कस करते हैं आर्टिकल है जी 54 समनिंग एंड प्रोरोगेशन ऑफ मजलिस शूरा पार्लियामेंट. The President may from time to time summon either house or both houses of Majlis Shura Parliament in joint sitting to meet at such time and place as he thinks fit and may also prorogue the same. President की पावर है जी कि वो दोनों हाउसेस, नॉट ओनली द नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान बट आल्सो द सेनेट ऑफ पाकिस्तान, वो दोनों हाउसेस की मीटिंग्स को कब समन करना है और कब प्रोरोग करना है, कब सस्पेंड करना है, कब एडजर्न करना है. This is the prerogative of the President of Pakistan who can act in this regard accordingly. तो दोनों हाउसेस की जॉइंट सेटिंग को भी कॉल कर सकता है, जॉइंट सेशन को भी कॉल कर सकता है. तो ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का राइट है. देयर शैल बी एटलीस्ट 3 सेशंस ऑफ द नेशनल असेंबली ऑफ एवरी ईयर and not more than 120 days shall intervene between the last sitting of the assembly in one session and the date appointed for its first sitting in the next session. तो कम से कम 3 सेशन जी नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान के इन एवरी ईयर जो हैं वो कन्वीन करना ज़रूरी हैं, और कोई से भी जो 2 सेशन हैं उनके दरमियान 120 दिनों से ज़्यादा का जो गैप है वो नहीं हो सकता. 120 दिनों से ज़्यादा का गैप से 120 दिनों से ज़्यादा की ब्रेक जो है वो नेशनल असम्बली नहीं ले सकती. और 3 सेशन जो हैं in every year it is must to be called, provided that the National Assembly shall meet for not less than 130 working days in each year. इसके अलावा एक्सेप्शन ये है, एक तो बात होगी कि जी 3 सेशन बुलाने हैं, दूसरी बात ये होगी कि हर 2 सेशन में 120 दिनों से ज़्यादा का वक्फा जो है वो नहीं होना चाहिए, और तीसरी बात ये है कि दिस इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट फॉर द नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान दैट इट मस्ट be convened for at least 130 days in every year. 130 दिन कम से कम इसका इजलास जो है वो accumulatively in all its 3 sessions, ये 120 दिनों का इसका इजलास कम से कम जो है वो होना चाहिए, इससे कम नहीं हो सकता. इसके बाद है इन दिस क्लास वर्किंग डेज इंक्लूड्स एनी डे ऑन विच देयर इज़ ए जॉइंट सिटिंग एंड एनी पीरियड नॉट एक्सीडिंग 2 days फॉर विच द नेशनल असम्बली इज़ एडजर्न्ड. जॉइंट सिटिंग में जॉइंट सेशन जो हैं वो भी काउंट होंगे इसके वर्किंग डेज़ में, और इसके अलावा जब नेशनल असम्बली के किसी इजलास को एडजर्न किया जाए और 2 दिनों से कम टाइम के लिए किया जाए तो वो टाइम भी इसके वर्किंग डे में काउंट होगा. On a requisition signed by not less than 1/4 of the total membership of the National Assembly, the Speaker shall summon the National Assembly to meet at such time and place as he thinks fit within 14 days of the receipt of the requisition, and when the Speaker has summoned the Assembly only he may prorogue it. अच्छा जी, एक तो हमने बात की कि इसके इजलास को जो है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान समन कर सकता है. दूसरा मोड इसका ये है कि इसकी जो टोटल मेंबरशिप है 336, उसका अगर 1/4 जो है वो अगर एक रेजोल्यूशन मूव करते हैं टू द स्पीकर ऑफ नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान वेयर बाय दे रिक्वायर द समनिंग ऑफ द मीटिंग ऑफ द नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान, तो ऐसी सूरत में 14 दिनों के अंदर अंदर जिस वक्त और जिस जगह पे स्पीकर ऑफ द नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान वो मुनासिब समझेंगे वो 14 दिनों के अंदर अंदर उसका इजलास बुलाने के लिए पाबंद होंगे. और जब स्पीकर इसके इजलास को बुलाएगा तो फिर ही और शी इज़ द ओनली पर्सन हु कैन
prorogue it, who can suspend it, who can adjourn it. No other person can prorogue it in case the meeting has been called by the Speaker of the National Assembly of Pakistan. इसके बाद है जी आर्टिकल आपका 55 वोटिंग इन असेंबली एंड कोरम. Subject to the Constitution, all decisions of National Assembly shall be taken by majority of the members present in voting, but the person presiding shall not vote except in the case of equality of votes. तमाम जो लेजिस्लेशन जो स्टैंडर्ड मेजर्स होंगे, स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स होंगे, जैसे कि एक आम लेजिस्लेशन है, तो उसके ऊपर जो वोटिंग होगी वो रेजोल्यूशन की अडॉप्शन या उसकी रिजेक्शन जो है दैट विल बी डिसाइडेड एज पर विद द simple majority. So if 51% vote is in favor of the adoption of a resolution, then that resolution shall be adopted. तो सिंपल मेजॉरिटी जो है वो उसको फॉलो किया जाएगा. और जो प्रेसिडेंट है नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान का, जो स्पीकर है, he cannot cast the vote, but he can cast in case of tie. For example, if we have got like 165 votes in the favor of the resolution and 165 votes in disfavor of the resolution, then the vote of the Speaker of the National Assembly can be casted and that will be decisive in this regard. Next है जी आर्टिकल 55 वोटिंग इन असेंबली एंड कोरम. जी सॉरी, इसका सब सेक्शन 2, इफ एनी टाइम during a sitting of the National Assembly the attention of the person presiding is drawn to the fact that less than 1/4 of the total membership of the assembly is present, he shall either adjourn the assembly or suspend the meeting until at least 1/4 of such membership is present. अब अगर नेशनल असम्बली का इजलास जो है वो कन्वीन्ड है एंड इट इज़ इन प्रोग्रेस एंड इफ़ द अटेंशन हैज़ बीन ड्रॉन बाय द मेंबर, any of its members, that less than 1/4 of the total membership of the National Assembly is sitting in the house at the moment, then the speaker shall be under obligation to prorogue or to adjourn the meeting of the National Assembly unless and until more than 1/4 or at least 1/4 of the total membership of the National Assembly join the meeting. तो ये इसका कोरम है जी कि कम से कम जो है इसका 4th हिस्सा मेंबरशिप का जो है 336 का अगर हम 1/4 करें तो आप कैलकुलेट कर लें कि अराउंड 80-85 मेंबर जो हैं उसके लिए जो है उसका कोरम है. उसके बाद है जी आपका आर्टिकल 56 एड्रेस बाय प्रेसिडेंट. इसको आप देख लेंगे कि हम जानते हैं कि प्रेसिडेंट का ये प्रीरोगेटिव है कि वो in either house, in the National Assembly of Pakistan and in the Senate of Pakistan, he can address at any time whenever he want, or he can call the joint sitting of the parliament whereby he can address to the parliament. तो ये एक उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो एक प्रीरोगेटिव, एक राइट है कि वो नेशनल असम्बली को जो है वो एड्रेस कर सकता है. इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये भी है कि एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन टू द नेशनल असम्बली एंड एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर द प्रेसिडेंट शैल एड्रेस बोथ हाउसेज असेंबल टुगेदर एंड इन्फॉर्म द मजलिस शुरा ऑफ द कॉजेज ऑफ इट्स समन्स. इलेक्शन हेल्ड होने के बाद जब फर्स्ट मीटिंग होगी तो उसको जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एड्रेस करेगा. दिस इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट. सिमिलरली हर साल में जो पहली जो मीटिंग होगी उसके इजलास को भी जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो एड्रेस करेगा, जिसमें वो उस समनिंग को, जॉइंट सिटिंग को, उसको एक्सप्लेन करेगा कि उसने वो जॉइंट सेशन जो है उसका क्यों कॉल किया, उसकी क्या ज़रूरत थी और उसके क्या जो है वो ऑब्जेक्टिव्स हैं. इसी तरह से प्रेसिडेंट जो है वो मैसेजेस भी भेज सकता है टू ईदर हाउस वेदर विद रिस्पेक्ट टू ए बिल दैन पेंडिंग इन द मजलिस शूरा or otherwise, and a house to which any message is so sent shall with all convenient dispatch consider any matter required by the message to be taken into consideration. हाउस ऑफ नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान को या सेनेट को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम टाइम टू टाइम, बिकॉज ही इज़ आल्सो द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान, सो ही और शी कैन सेंड मैसेजेस टू द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान
with respect to a particular bill or with respect to a particular matter, and the both houses, they are under obligation to consider those messages and act accordingly. So that's it. Thank you.